अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में एक शहर है स्पोकन सेलकिर्क पर्वत और स्पोकन नदी के किनारे बसा यह शहर सांस्कृतिक और कला की दृष्टि से अमेरिका के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। दुनिया भर में मनाए जाने वाले त्यौहार फादर्स डे की शुरुआत भी इसी शहर से हुई है। यहाँ कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक झरने हैं। कुल मिलाकर स्पोकन शहर की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को आसानी से अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज की हमारी कहानी भी इसी स्पोकन शहर की है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मानसिक रूप से विच्छिन्न व्यक्ति ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आज की कहानी शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हम जो भी क्राइम से संबंधित कहानियाँ आपसे साझा करते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ समाज को जागरूक रखने का होता है। हम ऐसे किसी भी अपराध का ना तो कोई समर्थन करते हैं और ना ही बढ़ावा देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी आज की कहानी पर। बात 1949 की है। एलन और कार्ल रोजर के घर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम कैंडी रोजर रखा गया। कैंडी के जन्म के बाद उसके माता पिता के बीच तलाक हो गया। उसका पालन पोषण उसकी माँ एलन ने किया। एलन के पास स्कूल टीचर की एक नौकरी थी। कैंडी का पूरा ध्यान रखती थी। कैंडी जब कुछ बड़ी हो गई तो उसका दाखिला पास के ही एक विद्यालय में होलम एलिमेंट्री स्कूल में करा दिया गया। कैंडी पढ़ने में अच्छी थी और लोगों के प्रति उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। जब भी किसी व्यक्ति से मिलती थी तो उसका स्वागत मुस्कुराकर ही करती थी। लोग उसे पसंद भी करते थे। कैंडी बचपन से एक कैंप फायर गर्ल बनना चाहती थी। कैंप फायर गर्ल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लड़कियों के लिए आउटडोर एक्टिविटी उपलब्ध कराता है। अमेरिका में आज भी यह ऑर्गेनाइजेशन काम कराता है। आज इसका नाम बदलकर कैंप फायर कर दिया गया है। जब वो 9 साल की हुई तो कैंडी ने द ब्लू बर्ड नाम की संस्था ज्वाइन कर ली जो कि कैंप फायर गर्ल की ही एक छोटी सी शाखा थी। कैंप फायर गर्ल संस्था फंड जुटाने के लिए कुकीज़ और चॉकलेट भी बेचा करती थी। इसके लिए संस्था में काम करने वाली लड़कियों को ही इस्तेमाल किया जाता था। 6 मार्च 1959 को कैंडी स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर के लिए निकली और रास्ते से कैंप फायर गर्ल स्टोर से 7 कैंप फायर बॉक्स चॉकलेट के डिब्बे भी ले लिए जिसे वह बाद में डोर टू डोर बेचने वाली थी। घर पहुंचकर कैंडी ने खाना खाया और उसके बाद आंगन में अपने कुत्ते ब्रीफली के साथ कुछ देर खेलने लगी। करीब 4 बजे माँ एलन से परमिशन लेकर अपने साथ लाइक कैंप फायर बॉक्स बेचने के लिए निकल गई। जाने से पहले एलन ने कैंडी को अंधेरा होने से पहले घर लौटने के लिए कहा, लेकिन 5:42 पर अंधेरा हो गया। अभी तक कैंडी का कहीं भी पता नहीं था। एलन जानती थी कि कैंडी कहीं भी हो, अंधेरा होने से पहले वो घर जरूर आ जाती है, लेकिन आज अभी तक कैंडी घर नहीं पहुंची। संदेह के बादल उसके मन में उमड़ने लगे। एलन ने उसके दादाजी को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी सूचित किया गया कि कैंडी अभी तक घर नहीं पहुंची। करीब 6:30 बजे लोग कैंडी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ लोग से पूछताछ करने के बाद पता चला कि करीब 6 बजे के आसपास कैंडी को कैंप फायर मिंट बॉक्सेस बेचते हुए देखा गया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कैंडी वहां से किस दिशा में गई। कुछ समय बाद पुलिस भी लोगों के साथ जुड़ गई और सब लोग मिलकर उसे ढूंढने में लग गए। 9 बजे के आसपास लोगों को 7 में से 6 कैंप फायर बॉक्स रास्ते में बिखरे हुए मिले। एक कैंप फायर बॉक्स मिसिंग था। संभवतः लोगों ने सोचा कि उसने उसे बेच दिए होंगे। अंधेरा अधिक हो जाने की वजह से लोगों को ढूंढने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए लोग वापस लौट आए। कैंडी की माँ एलन रात भर सो नहीं पाई। उसने खाना भी नहीं खाया। पूरी रात रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मेरी बच्ची जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, सुरक्षित हो। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई कि कैंडी अभी तक घर नहीं पहुँची। उसकी खोज में कई लोग और शामिल हो गए। उसे ढूंढने के लिए कुछ लोगों ने मोटर वाहन का इस्तेमाल किया तो कुछ लोगों ने अपने घोड़ों से निकलकर पहाड़ी इलाकों में ढूंढने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया गया। जब हेलीकॉप्टर स्पोकन नदी के पास उड़ान भर रहा था तो एक हाई टेंशन की बिजली की चपेट में आने से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया।
उसमें बैठे 5 में से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना में कैंडी को तलाश कर रहे लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तलाश जारी रखी। लेकिन इसका अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं मिला। समय बीतता गया। कैंडी की माँ एलन ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह हमेशा उदास रहने लगी। 22 मार्च 1959 को कैंडी के गायब हुए करीब 16 दिन के बाद उसके घर से करीब 7 मील दूर 2 शिकारी जंगल में शिकार करने गए थे। उन्हें रास्ते में एक जोड़ी जूते फेंके हुए मिले। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में छोटी सी बच्ची के जूते कौन लाया होगा। कुछ देर बाद उन्होंने उस जूतों को वापस अपने साथ लिए और कैंप की ओर चल दिए। कैंप पहुंचकर उन्होंने जूते के बारे में अपने साथियों से जिक्र किया और धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इन जूतों को पुलिस ने मंगवाया और कैंडी के दादाजी से शिनाख्त करने को कहा। उसके दादाजी ने तुरंत पहचान लिया कि ये जूते कैंडी की ही हैं, क्योंकि वह इसी नंबर के जूते पहनती थी। उसके बाद पुलिस ने जूते मिलने वाली जगह के चारों ओर तलाश शुरू कर दी। कुछ देर तलाशने के बाद अचानक एक पुलिस अधिकारी को चीड़ के लट्ठों के ढेर में एक अजीब सा चीज़ दिखाई दी। जब वह जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि चीड़ के ढेर से किसी इंसान के पैर का घुटना दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने सारे चीड़ के ढेर को हटाया तो उसे एक छोटी सी लड़की की आंशिक रूप से सड़ी बॉडी दिखाई दे रही थी, जिसके हाथ और पैर को उसी के कपड़े से बांध दिया गया था और उसके अंडरवियर नीचे की तरफ पैरों के पास आ गए थे, जिसका मतलब था कि उसके साथ गलत काम किया गया है। गले पर रस्सी के निशान थे, जो कि किसी चीज़ से गला दबाने के निशान थे। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि यह लड़की कोई और नहीं, कैंडी रॉजर्स ही है। कैंडी के परिवार को बुलाया गया। उसकी मां एलन अपनी बेटी को इस हाल में देखकर बेहोश हो गई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतता गया, लेकिन कातिल पुलिस के हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे स्पोकन के लोग इस घटना को भूल गए और यह केस पुलिस के फाइलों में दब गया, लेकिन केस को बंद नहीं किया गया। पुलिस ने कैंडी के कपड़ों पर गिरे सीमन को एक एयर टाइट जार में इस उम्मीद से सुरक्षित कर लिया कि भविष्य में किसी नई टेक्नोलॉजी की मदद से इसे केस को सुलझाया जा सके। कई दशक बीत गए, लेकिन कातिल का कोई भी पता नहीं चला। कैंडी की मां एलन की मौत सन 2006 में हो गई। अंतिम समय तक उन्हें पता नहीं चल पाया कि उनकी बेटी का हत्यारा कौन था। समय बीतता गया। पुराने अधिकारी रिटायर हो गए। उनकी जगह नए अधिकारियों ने जगह ले ली। अब तक डीएनए तकनीक भी काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। जांच कर रहे अधिकारियों ने दोबारा कैंडी के कपड़े को लैब में भेजा। चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण डीएनए सैंपल में काफ़ी बदलाव भी आ गए थे। लेकिन सन 2021 में जेनेटिक टेक्नोलॉजी भी एडवांस डीएनए टेक्नोलॉजी में बदलकर उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिसने कैंडी के साथ दुष्कर्म व्यवहार किया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन सन 2021 में जेनेटिक जीनोलॉजी एक एडवांस डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से उस व्यक्ति को ढूंढ लिया गया जिसने कैंडी के साथ दुष्व्यवहार और उसकी हत्या कर दी थी। उसका नाम जॉन हाफ था। पुलिस के अधिकारियों ने उसकी फैमिली से संपर्क किया। 3 भाइयों में से जॉन एकमात्र व्यक्ति था जिसकी एक संतान थी, जिसका नाम कैथी था। कैथी बचपन में ही कैंडी और उसके साथ हुई घटना के बारे में सुन रखा था, इसलिए वो अपना डीएनए सैंपल देने के लिए तैयार हो गई। जब रिजल्ट आया तो साफ हो गया कि पुलिस जिस कातिल की तलाश में पिछले कई दशक से कोशिश कर रही थी वो कोई और नहीं, कैथी का पिता जॉन ही है। क्योंकि पुलिस को जो डीएनए कैंडी के कपड़ों से मिले वो अन्य लोगों की तुलना में कैथी से 30 लाख गुना अधिक मेल खा रहे थे। फिर भी पुलिस पूरी तरह से श्योर होना चाहती थी, इसलिए जॉन की बॉडी को कब्र से निकाला गया और उसकी जांच की गई। जब उसकी जांच की गई तो सारी शंका खत्म हो गई, क्योंकि अब यह पूरी तरह से साफ हो चुका था कि
जॉन हॉफी कैंडी का हत्यारा है। जॉन की एक सौतेली बहन भी थी जो कि एक कैंप फायर गर्ल थी। वह कैंडी की दोस्त भी थी। शायद इस वजह से जॉन कैंडी को जानता था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद उस दिन जॉन कैंडी से मिला और बला फुसलाकर अपने साथ ले गया होगा। कैंडी की हत्या के लगभग 2 साल बाद जॉन को एक अन्य लड़की का यौन शोषण करने के अपराध में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ भी दिया गया था। इसकी वजह से उसे अपनी सेना की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था। बाद में जॉन ने मात्र 31 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली, इसलिए आज पुलिस भी उसे कोई सज़ा नहीं दिला सकी। लेकिन पुलिस ने कैंडी के परिवार से संपर्क किया, जिसमें एकमात्र जीवित व्यक्ति कैंडी की चचेरी बहन है। उनको हत्यारे के बारे में जानकर दुख भी हुआ और थोड़ी तसल्ली भी मिली। कम से कम परिवार के किसी एक सदस्य को तो पता चल पाया कि कैंडी की हत्यारा कौन था। बहुत बहुत शुक्रिया।